अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? वॉइस वगैरह सब क्लियर है? बताएं। चलो जी। अल्लाह अल्लाह। ओके, चलें बेटा। अब बात सुने। हमने लास्ट मीटिंग में IFRS 16 लीजिंग स्टार्ट कर दिया था। एक्टिव हो जाए भाई। IFRS 16 लीजिंग हमने लास्ट मीटिंग में स्टार्ट कर दिया था, राइट। मैंने कहा था कि दो टाइप की लीजेस होती हैं, एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। याद है? पास्ट में तो इन दोनों की बहुत एप्लीकेशन थी, लेकिन IFRS 16 के आने के बाद अब ऑपरेटिंग लीज को ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया है। यानी ऑपरेटिंग लीज अब ना होने के बराबर है। ठीक है। मैं स्टिल इनिशियल एक दो डिफरेंसेस भी याद दिला दूं। फाइनेंस लीज इस तरह था जैसे आपने लोन लेके एसेट लिया है। फाइनेंस लीज इस तरह था जैसे आपने लोन लेके एसेट लिया है। तो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग ऐसे करते थे जैसे आपने लोन लेके एसेट लिया है, तो उसमें एसेट भी बुक करते थे, लोन भी बुक करते थे, फिर एसेट को डेप्रिशिएट भी करते थे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी बुक करते थे। याद है? फिर करंट और नॉन करंट लायबिलिटी भी बुक करते थे। ये तमाम काम प्यारे बच्चों हम लोग करते थे, तमाम काम हम लोग करते थे। ओके। देन उसके बाद फिर हमने ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बहुत सिंपल थी। उसमें ना कोई एसेट था, ना कोई लोन था। बस जो भी रेंटल पे करो सब एक्सपेंस था। जो भी रेंटल पे करो तमाम का तमाम क्या था बेटा? एक्सपेंस था। ओके। देन तो IFRS 16 ने आने के बाद ये बोला कि अब ऑपरेटिंग लीज ऑलमोस्ट खत्म है, सिवाय दो जगह। सिर्फ दो जगहों पे ऑपरेटिंग लीज का इस्तेमाल जायज है और कहीं नहीं है। लेसी बुक्स में। हाँ। अच्छा, हमारे कोर्स में सिर्फ लेसी बुक्स है। F7 में सिर्फ लेसी बुक्स है। F7 में लेसर बुक्स नहीं है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीज यूज कर सकते हैं। नंबर वन, फर्स्ट, जहां लीज टर्म लेस देन 12 मंथ्स हो, या 12 मंथ्स हो या उससे कम हो। और नंबर टू, लो वैल्यू एसेट के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज फाइनेंस लीज, राइट। अच्छा, फाइनेंस लीज पे आप क्या इनिशियल एंट्री बनाते थे? आप जब एसेट लीज पर लेते हो तो यू गेट राइट ऑफ यूज। तो हम सबसे पहले एक बुक करते हैं एंट्री ROU डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ओके। At what amount we do make this entry? So this entry is made on the present value of all future cash flows, present value of all future cash flows। जो भी future cash flows हैं बेटा, उनकी present value पे हम ये entry बनाते हैं। ओके, राइट। देन आप लोगों ने फाइनेंस लीज के क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बनाना सीखा था, LAS। ठीक है। फिर आपको याद होगा फाइनेंस लीज वाले केस में दो एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाते थे, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड द सेकंड वन इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है। फिर आप लोगों को ये भी सिखाया था कि अगर आपको रिक्वायरमेंट में ये लिखा हो कि सॉल्व करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st, आपको रिक्वायरमेंट में ये लिखा हो क्या यू नीड टू मेक एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 08, तो ऑलवेज गो 1 ईयर एक्स्ट्रा।
एक साल आगे तक LAS बनाओ, एक साल आगे तक LAS बनाओ, बिकॉज यू नीड टू ब्रेक योर लाइबिलिटी इनटू करंट एंड नॉन करंट, यू नीड टू ब्रेक योर लाइबिलिटी इन करंट एंड नॉन करंट। तो एक साल आगे तक आपने स्केच बनाना है। ओके सही, ये सब हमने सीखा था। फिर हमने ये केस भी सीखा था, फर्स्ट पेमेंट नाउ, सलाम करते ही पहली पेमेंट अभी करते थे, तो फर्स्ट पेमेंट नाउ मस्ट बी ट्रीटेड एज अ प्योर डिक्रीज इन लोन, यानी आप ये सोचना लोन ही कम ले लिया, आप ये सोचना कि आपने लोन ही कम ले लिया, डियर स्टूडेंट्स, याद है? ओके देन फिर हमने एक और चीज सीखी थी, एक्रूड इंटरेस्ट, कि कुछ क्वेश्चन में एक्रूड इंटरेस्ट आता था, कुछ में नहीं आता था, तो उसकी एक आसान पहचान थी, आसान पहचान, आसान पहचान। और वो आसान पहचान क्या थी कि अगर रेंटल्स ईयर एंड, ये साल के आखिरी दिन पे हो रहे हैं, अगर रेंटल्स साल के आखिरी दिन पे हो रहे हैं तो कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट साथ साथ पे ऑफ कर दोगे। और अगर रेंटल्स ईयर एंड के एक दिन बाद पे हो रहे हैं, अगर रेंटल्स ईयर एंड के एक दिन बाद यानी ईयर एंड के बाद पे हो रहे हैं, तो फिर एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, एंड दैट accrued interest will also be your current liability, that accrued interest will also be your current liability. Okay, right? Now next, अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, क्या लिखा है ये, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बाय लेसी इन लीज। बेटा आप लीज मीन्स या आप फाइनेंस लीज, हाँ लीज का मतलब अब फाइनेंस लीज है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखें, फाइनेंस लीज में कई बार आप जब एसेट लीज पे लेते हो, आप लेसी हो और आप एसेट लीज पे लेते हो, तो कुछ लीगल कॉस्ट या कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती हैं, कुछ लीगल कॉस्ट या कुछ अदर कॉस्ट इनकर्ड होती है लेने के लिए, कोई कमीशन वगैरह देना पड़ा या कुछ, तो वो कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, दैट कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज, दैट कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज। तो आप एंट्री बना दोगे ROU डेबिट, ROU डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश की फॉर्म में अभी अभी देना है। तो बच्चे ने कहा आप एक सेकंड में उस कॉस्ट को P&L में क्यों नहीं डाल रहे, आप एक सेकंड में उस कॉस्ट को P&L में क्यों नहीं डाल रहे, जवाब दलील के साथ सुनो। बताओ, जो आप फाइनेंस लीज पे एसेट लेते हो, जब आप फाइनेंस लीज पे एसेट लेते हो तो वो एसेट कई साल आपको फायदा पहुंचाता है ना, मोर देन 1 ईयर फायदा पहुंचाता है। तो जब वो एसेट कई साल फायदा पहुंचा रहा है, तो इस खर्चे के बदौलत आपको कई साल फायदा होगा ना, आपने ये खर्चा उस लीज पे किया है जिससे आपको कई साल फायदा हो रहा है, तो ये खर्चा भी कई सालों पे स्प्रेड होके P&L में जाएगा, ये खर्चा भी कई सालों पे स्प्रेड होके P&L में जाएगा, एक सेकंड में P&L में नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, अब बात सुने, यहां देखें, तो आपने एक बार उसको ROU में बुक कर दिया, जो भी चीज ROU में बुक हो गई तो फिर वो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाएगी, जो भी चीज ROU में बुक हो गई वो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाएगी, सही है। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया है। ओके, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये मैंने BPP की स्टडी टेक्स्ट से डायरेक्ट ये एग्जैक्ट थ्योरी कॉपी की है, यही है, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ ROU। सवाल ये कि जो सर आपने ROU लास्ट टाइम पढ़ाया था, जो आपने ROU लास्ट टाइम पढ़ाया था, उस ROU में मैक्सिमम क्या क्या चीजें आती हैं, जो ROU हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उस ROU में मैक्सिमम क्या क्या चीजें आती हैं, मैक्सिमम क्या क्या चीजें आती हैं, सुनिए, यहाँ देखें, एट द कमेंसमेंट डेट द ROU is measured at cost, this comprises number 1 the amount of initial measurement of the lease liability, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बेटा आप वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, याद है? तो वो तो ROU में डेबिट होगा ही होगा, ये तो पहली चीज हो गई, ये पहली चीज। दूसरी, any lease payments made before the commencement date less any incentive received, लीज स्टार्ट होने से पहले अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि फर्स्ट पेमेंट नाउ थी, अगर आपको याद होगा फर्स्ट पेमेंट नाउ से भी ROU बढ़ता था, सोच लो, फर्स्ट पेमेंट नाउ भी आपकी लीज ऑब्लिगेशन में शामिल होती थी ना, और एसेट डेबिट में शामिल होती थी, सोच लो। तो वो अगर आपने लीज स्टार्ट होने से पहले कोई कॉस्ट पे की है, वो भी ROU में शामिल होगी, लेस, ये क्या लिखा है, एनी इंसेंटिव रिसीव्ड, लेस एनी इंसेंटिव रिसीव्ड। मिसाल देके समझाता हूँ, सामने देखें, मैंने एक एसेट लीज पे लिया, और उस एसेट को लीज पे लेने के लिए जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू मुझे देनी पड़ रही है वो 1 लाख की देनी पड़ रही है। मैंने एक एसेट लीज पे लिया, और उस एसेट को लीज पे लेने के लिए जो टोटल रेंटल्स मुझे देने पड़ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख, सही है। और बदले में मुझे उन्होंने ये वाला एक पेन दिया, बदले में उन्होंने बोला ये गिफ्ट आपके लिए फ्री है,
ये आपने लीज पे लिया, ये लीजिए गिफ्ट। ये पेन था 5,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए का पेन मुझे मिला। अब एक मिनट सोचो, मैंने 1,00,000 रुपए दिए, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ और 5,000 रुपए तो मुझे वापस मिल गए। तो अल्टीमेटली मुझे एसेट 95,000 का पड़ा ना, अल्टीमेटली मुझे एसेट 95 का पड़ा ना। तो इसीलिए इंसेंटिव की वजह से एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी, इंसेंटिव की वजह से एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट वो जो भी गिफ्ट मिलेगा, जैसे पेन मिली ना, तो पेन को डेबिट कर देना और आरओयू को कम कर देना। पेन को डेबिट करके आरओयू को कम कर देना, तो ऑटोमेटिकली एसेट की कॉस्ट आपको कम पड़ जाएगी। ओके, देन third thing is any initial direct cost incurred by lessee, any initial direct cost incurred by lessee। ऊपर पढ़ा है अभी बेटा, अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, कोई लीगल कॉस्ट लग रही होगी तो वो भी आरओयू का पार्ट बनेगी। ये देखो अभी पढ़ा है, ये रहा अभी पढ़ाया था ना, कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग रही होगी तो वो भी आरओयू का पार्ट बनेगी। और आखिरी चीज जो डी पार्ट है वो तुम सबको आईए 16 पढ़ाते हुए बताई थी, एनी कॉस्ट विच द लेसी विल इनकर फॉर डिसमेंटलिंग and removing the underlying asset or restoring the site at the end of lease term। एक मिनट याद है, कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट, कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट। आपने आज एसेट लीज पे लिया और आपको बोला कि जब आप छोड़ के जा रहे होगे ना, जब आप छोड़ के जा रहे होगे तो आप इसको सही करोगे, आप इसको लैंडस्केप करोगे या इस पे खर्चा करोगे। तो मैंने क्या, ये आप लोगों को डायलॉग याद है मेरे डायलॉग्स, कि जो खराब करेगा वही सही करेगा, जो खराब करेगा वही सही करेगा। और मैं तो डे वन पे ही सब खराब कर रहा हूँ। तो डे वन से ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो जाता है, डे वन से ही कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट का ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है। तो याद है आप लोग कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट के जो भी उसकी फ्यूचर वैल्यू होती थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और उस प्रेजेंट वैल्यू से एंट्री बनती थी। याद है, एसेट डेबिट, इस बार एसेट का नाम क्या है, आरओयू, और सामने ऑब्लिगेशन क्रेडिट, एसेट डेबिट और ऑब्लिगेशन क्रेडिट। अब क्या करते थे, एसेट वाला एलिमेंट डेप्रिशिएट करते थे, एसेट वाला एलिमेंट डेप्रिशिएट करते थे और ऑब्लिगेशन वाले एलिमेंट को अनवाइंड करते थे, ऑब्लिगेशन वाले एलिमेंट को अनवाइंड करते थे, ऑब्लिगेशन वाले एलिमेंट को अनवाइंड करते थे। याद है, तो ये चीज भी एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा। तो बेटा ये वाली चीज नहीं भूलना, ये जो आपके सामने इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे किट में, तो टेक केयर ना, जरा इस पे ख्याल रखना। सही। हाँ, अब बेटा एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर तक का टाइम लेगा, वो बड़ा बड़ा एरिया है। ठीक है, टॉपिक का नाम है सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक। बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखें, सेल एंड लीज बैक और 2 एरो बने हुए। ये टॉपिक क्या है, देखो बेटा मेरे पास एक एसेट है, एक मशीन है मेरे पास, ये जनरेटर है, कोई भी एक एसेट है, और अचानक से मुझे अब पैसों की जरूरत पड़ी, मुझे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच हो गया, मुझे पैसे चाहिए थे। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं डायरेक्ट लोन ले लूं, एक ऑप्शन तो ये है कि अगर मैं डायरेक्ट लोन लेने जाऊंगा तो हो सकता है लोग मुझे लोन ना दें, मेरी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी नहीं है या कोई भी वजह है तो मुझे ना दे। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक बैंक को बुलाया और मैंने कहा कि ये एसेट मेरा बाय कर लें आप लोग। मैंने अपना वो एसेट उनको बेच दिया, ठीक है, लेकिन अपने पास से हिलाने नहीं दिया। मैंने कहा बेच दिया और बेच कर पैसे आ गए, बेचा तो उसी वक्त सामने वाले ने मुझे 1-2 करोड़ रुपए दे दिए, और बेच कर दोबारा मैंने कहा अब इसको यहीं रहने दे, मुझे लीज पे दे दें, यानी मैं आपसे रेंट पे ले लेता हूँ, मैं आपसे लीज पे ले लेता हूँ। तो पहले मैंने बेचा तो मेरे पास पैसे आ गए, सोचो, बेचा तो मेरे पास क्या आ गया, पैसे आ गए। हाँ, और फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे लीज पे दे दें, यानी मैं लेसी बन गया, उसको लेसर बना दिया। तो अब ऑटोमेटिकली मेरे पास पैसे तो आ गए ना, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंटल दे के उस एसेट को यूज करता रहूंगा। समझ गए बात को, तो मेरी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो गई। तो ये एक टॉपिक है सेल एंड लीज बैक। अब जरा यहाँ सुने बेटा, एक आप लोग के कोर्स में आपके एसीसी में एक पेपर है F9, जब इंशाल्लाह आप लोग F9 पढ़ेंगे या जिन्होंने F9 पढ़ लिया है तो उसमें इसकी पूरी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी कि इसके फायदे नुकसान सब हैं, F9 के अंदर ये सब है।
क्योंकि F9 फ्रंट लाइन का पेपर है। F9 वाले ये डिसाइड करते हैं कि लीज सेल एंड लीज बैक करना है या नहीं। हम लोग F7 वाले बैक एंड के लोग हैं, हम लोग रिपोर्टिंग वाले लोग हैं। हमें ट्रांजैक्शन ऑलरेडी गिवन होती है कि ट्रांजैक्शन हो गई, अब उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू IFRS। अब उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू IFRS। ओके, ये हमारा काम होता है, ये F7 वालों का काम होता है, याद रखना इस बात को। चलो अब यहां देखें, सेल एंड लीज बैक के दो में से एक केस हो सकते हैं, सेल एंड लीज बैक के दो में से एक केस हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को ऑन करें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, आप समझ भी जाएंगे इंशाल्लाह। सुने, अब पहला, इफ द सेल, ये केस नंबर 1 है, ये केस 1 है, फर्स्ट केस है ये। इफ द सेल मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ IFRS 15, इस नाम से मत डरना, IFRS 15 एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है। IFRS 15 एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, IFRS 15 एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, सही है। और अभी हमने वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ इसका नाम यूज कर रहा हूं। इफ द सेल मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ IFRS 15 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड, क्या मतलब समझाता हूं। यानी वाकई जो मैंने एसेट बेचा है इधर, वाकई जो एसेट मैंने बेचा है वो जेन्युइनली बेचा है, वाकई बेचा है, वाकई बेचा है। या इसका एक और मतलब ये कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। बच्चे ने कहा मिसाल दो, मिसाल सुनो। यहां देखें, मैंने अपने एसेट को बेचा, जिस दिन मैंने एसेट को बेचा उस दिन एसेट की लाइफ बची हुई थी 20 साल। मैंने अपने एसेट को सेल किया, जिस दिन मैंने अपने एसेट को सेल किया उस दिन एसेट की लाइफ बची हुई थी 20 साल। ठीक है, बेच दिया, और मैंने फिर सिर्फ 4 साल के लिए लीज पे ले लिया, बेचा और सिर्फ 4 सालों के लिए लीज पे ले लिया। तो अब बताओ, टोटल 20 साल में से मैं सिर्फ 4 साल यूज करूंगा ना, तो बाकी 16 साल तो वही यूज करेगा ना। तो मेजर टाइम पीरियड जब वो यूज करेगा तो इट्स अ जेन्युइन सेल। मेजर जिंदगी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी पे ट्रांसफर हो गया ना, तो दैट मींस इट्स अ जेन्युइन सेल, यानी ये क्राइटेरिया मीट हो गया, ये क्राइटेरिया मीट हो गया। ठीक है, फिर सोचो, रिमेनिंग लाइफ बची थी 20 साल, मैंने बेचा और दोबारा मैंने लीज पे सिर्फ 4 सालों के लिए लिया, तो 4 साल इज नथिंग यार 20 साल के सामने। तो मेजर जिंदगी तो वही यूज करेगा ना, तो मेजर फायदा तो वही उठाएगा। तो दैट मींस इट्स अ जेन्युइन सेल, इट्स अ जेन्युइन सेल। ठीक है, राइट। अब इसके सामने एक और केस भी है, वो ज्यादा बहुत आसान केस है, इसीलिए उसको इफ द सेल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ IFRS 15 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड, क्या मतलब। ये सेकंड केस है, ये देखो, ये पढ़ो, ये वाला सेकंड केस पढ़ रहा हूं कि भाई सेल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही। बच्चे ने कहा मिसाल दो, मिसाल सुनो। मैंने अपना एक एसेट बेचा, उसकी रिमेनिंग लाइफ बची थी 10 साल। मैंने आज एक बैंक को अपना एसेट बेचा, उसकी रिमेनिंग लाइफ बची थी 10 साल, और मैंने देखो बेचा और उसी वक्त 10 साल के लिए लीज पे ले लिया, पूरे के पूरे 10 साल के लिए लीज पे ले लिया। यानी इसका मतलब पहले भी रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे थे, क्योंकि पहले भी रिमेनिंग जिंदगी में ही यूज करने का था। मैंने यूज झूठ झूठ बेचा और दोबारा पूरी जिंदगी के लिए वापस ले लिया, तो पूरी जिंदगी अब मैं ही यूज करूंगा ना। तो इसका मतलब ये सेल ही नहीं हुई, बस कुछ लोन ले लिया, बस पैसे ले लिए जो आहिस्ता आहिस्ता करके लौटाऊंगा, पैसे ले लिए जो आहिस्ता आहिस्ता करके लौटाऊंगा। तो इस सेकंड केस में, ये जो सेकंड केस नजर आ रहा है, देखो सेकंड केस में यहां पर IFRS 15 वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, यानी यहां कोई सेल ही नहीं हुई। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, ट्रीटमेंट देखो क्या क्या है। देन डोंट डी रिकॉग्नाइज एसेट। अब आपको एसेट को डी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, आपने एसेट बेचा ही नहीं, एसेट आपका ही है, एसेट को डी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, डोंट बुक एनी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। व्हेन यू हैव नॉट सोल्ड योर एसेट, देन व्हाट्स द नीड ऑफ बुकिंग गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, कोई नीड नहीं है भाई। नंबर 3, अब बताओ, ना एसेट बिका है, ना कोई गेन और लॉस आएगा, सामने देखें, और ना ही कोई ROU आएगा, क्योंकि आपने लीज पे वापस भी नहीं लिया, बिका ही नहीं है, बिका ही नहीं है, कोई ROU भी नहीं आएगा। बस जस्ट बुक द प्रोसीड एज अ नॉन करंट लोन। जो कंप्लीट प्रोसीड आई है ना, उसको एक लोन बुक कर लो और आहिस्ता आहिस्ता सूद समेत वापस कर देना। जो भी प्रोसीड्स आई हैं उसको एक लोन बुक कर लो और आहिस्ता आहिस्ता सूद समेत, आहिस्ता आहिस्ता सूद समेत वापस कर देना, आहिस्ता आहिस्ता उसके सूद समेत वापस कर देना। ओके, हाँ सही। अब यहां देखें, तो बेटा ये सिंपल केस है, अगर सेल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही तो ना एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना, नंबर 1।
ना कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल करना क्योंकि बिका ही नहीं है, बस ना कोई आरओयू बुक करना क्योंकि लीज पे भी नहीं लिया, बस जो पैसे आ गए वो एक लोन है, उसको आहिस्ता आहिस्ता सूद समेत वापस कर देना। ठीक है, तो ये सेकंड केस आसान है, पहला केस तो बहुत बड़ा है, वो तो चलेगा अभी। आ जाओ फर्स्ट केस। इफ द सेल मीट्स the criteria of IFRS 15 performance obligation satisfied, that means it's a genuine sale, it's a real sale, वाकई सेल हुई है, क्योंकि आपने एसेट जब बेचा उस दिन लाइफ बची हुई थी 20 साल और आपने सिर्फ 4 साल के लिए लीज पे लिया, आपने सिर्फ 4 इयर्स के लिए लीज पे लिया। ओके, तो दैट मींस 4 इयर्स इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ 20 इयर्स, तो दैट मींस इट्स अ जेन्युइन सेल। तो अब आप क्या करोगे, देखो गिनो, अब आप आमाल आमाल सीखें। नंबर 1, डी रिकॉग्नाइज एसेट, एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि एसेट हैज बीन सोल्ड, एसेट हैज जेन्युइनली बीन सोल्ड, राइट। नंबर 2, book gain or loss on disposal up to the rights transferred। तवज्जो 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 यार, यहाँ देखें, जिस दिन आपने एसेट बेचा उस दिन 20 साल लाइफ बची थी। मैं लाइफ पे रख के पहले बात समझा रहा हूँ, लाइफ पे रख के आपको समझाता हूँ, इजी है, बाद में कुछ और तरीके से समझाऊंगा, अभी लाइफ से समझा रहा हूँ। जिस दिन आपने एसेट को बेचा, जिस दिन आपने एसेट को बेचा उस दिन उसकी लाइफ बची थी 20 साल, आपने 4 सालों के लिए ले लिया वापस, तो 4 साल 20 साल का होता है 20%। देखो ये देखो, करो 4/20 इंटू 100 करो, ये होता है 20%। तो 20% फायदा आप उठाओगे, इसका मतलब 80% फायदा वो उठाएगा। नहीं समझे यार, 20 साल में से 4 सालों के लिए आपने ले लिया, तो 4 सालों के लिए तो आपका ही रहा ना, तो 4/20, 4/20 इंटू 100 करो तो कितना होता है 20%। तो 20% फायदा आप ही उठाओगे, लेकिन 80% तो वो उठाएगा ना, यानी 80% तो वाकई बिका ना, 80% इज अ जेन्युइन सेल, 80% इज अ जेन्युइन सेल, 80% इज अ जेन्युइन सेल। हाँ, तो आप गौर से सुने, 80% के हिसाब से गेन ऑन डिस्पोजल बुक कर लोगे, बुक गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अप टू द राइट्स ट्रांसफर्ड, जितने परसेंट राइट ट्रांसफर हो गए, जितने परसेंट राइट्स ट्रांसफर हो गए उतने परसेंट गेन बुक कर लोगे। अब इस बार जब वाकई बिका है, इस बार जब वाकई जेन्युइन सेल हुई है, तो दोबारा तवज्जो तवज्जो, दोबारा आपने लीज पे लिया है तो आप लीज पे आरओयू बुक करोगे ना, आपने लीज पे वापस लिया तो आरओयू बुक करते हो ना, अभी तो पढ़ाई थी कल लास्ट क्लास में। तो नाउ बुक आरओयू, book ROU up to the rights retained as we are lessee now। और बताओ कितने परसेंट राइट्स हमारे रिटेन्ड हैं, कितने परसेंट राइट्स डियर स्टूडेंट्स रिटेन्ड है, कितने परसेंट राइट्स डियर स्टूडेंट्स रिटेन्ड हैं? मैं बताऊं 20%। कैसे, मैं लाइफ से समझा रहा हूं अभी। 20 साल, 20 साल रिमेनिंग लाइफ बची है, उसमें से 4 साल के लिए हमने ले लिया, तो 4/20 इंटू 100 विल गिव यू 20%। तो 20% के हिसाब से आरओयू बुक कर लेना, सही है। ये इनिशियल बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं और बड़ा मजे से बच्चे करते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, एक नजर मेरे प्यारे बच्चों देख लो, अल्लाह ने चाहा तो समझ जाओगे। चलो पढ़ लिया एक बार बेटा, एक बार पढ़ लें अच्छी तरह, एक बार पढ़ लें। अब मैं आपको केस 1 से करा रहा हूं और मैं आपको पहले आमाल भी सिखा रहा हूं कि आपने टैकल किस तरह करना है, सारे आमाल भी आपको सिखाता हूं, क्या आमाल है इसके। चलो ये देखो स्टेप्स, जो छोटे बच्चे ना हमारी क्लास में उनके लिए स्टेप्स हैं ये। सबसे पहले जब भी सेल एंड लीज बैक आए, ऑलवेज चेक IFRS 15 क्राइटेरिया। IFRS 15 क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इधर लेफ्ट पे आ जाना, वरना राइट पे निकल जाना, सही है। अगला स्टेप पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपने सामने वाले को रेंटल्स कमिट किए हैं, आपने सामने वाले को बोला है कि मैं 4 साल तक आई विल बी पेइंग रेंटल्स, सो यू नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज रेंटल्स। ऑब्वियसली भाई आपकी ऑब्लिगेशन है ना, आपने 4 साल तक के रेंटल्स कमिट किए हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी होगी, तो ये अगला काम है।
उसके बाद निकालना होगा राइट टू यूज, राइट ऑफ यूज रिटेन्ड। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना होगा राइट ऑफ यूज रिटेन्ड, ये भी मैं सिखाऊंगा, इसका एक फॉर्मूला भी है और बिल्कुल लॉजिक के साथ सिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। आर ओ यू रिटेन्ड, और फिर आपको बनानी होगी डबल एंट्री, फिर आपको बनानी होगी डबल एंट्री, फिर आपको बनानी होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों डबल एंट्री बनानी होगी, फिर आपको डबल एंट्री बनानी होगी। ओके सही, चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल करते हैं, आप लोग मेरा मानना है गेम सीख जाएंगे, मुझे ऐसा यकीन है इंशाल्लाह। आइए क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, ये देखें फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 7 लाख है। आज एक एसेट की फेयर वैल्यू 7 लाख है, कंपनी सोल्ड द एसेट फॉर 7 लाख। आओ ये केस नंबर 1 है। इफ, मैं देखो ऊपर केस लिखता हूं, इफ एसेट इज सोल्ड एट फेयर वैल्यू, यानी फेयर वैल्यू पे बिका। सर और केसेस भी आएंगे? जी आएंगे, अभी यही है। तो बताओ आज एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 7 लाख, और एसेट 7 लाख में ही बिका इन लीज and leased it back for 4 years at an annual rental of 80,000 per annum in arrears। in arrears का मतलब हर साल के एंड पे बेचा, तवज्जो, बेचा, 4 सालों के लिए लीज पे ले लिया और 80-80 हजार के रेंटल का वादा कर दिया हम 4 साल तक देंगे एरियर्स में। एडवांस पेमेंट नहीं है, देयर इज नो एडवांस पेमेंट, हर साल के एंड पे देंगे। सही है, बताओ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 10 साल। रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 10 साल। दैट मींस यस क्राइटेरिया मीट हो गया ना, कि टोटल 10 साल की लाइफ है, सिर्फ 4 साल के लिए हमारे पास आया है। 10 साल की लाइफ है, सिर्फ 4 साल के लिए हमारे पास आया है। ओके राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% तो वही लोग यूज करेंगे, तो क्राइटेरिया मीट हो गया है। और वैसे भी वो क्राइटेरिया के बारे में लिख देता है कि हैज बीन मेट, यूं भी लिख देता है। ठीक है जी, तो अब ये केस 1 है। अब कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी थी, 5 लाख, बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी थी, 5 लाख। इंटरेस्ट रेट है 10%, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। रिक्वायर्ड में मांग रहा है जर्नल एंट्री, रिक्वायर्ड में मांग रहा है जर्नल एंट्री। मैं फिर 30 सेकंड के लिए चुप हूं, सिर्फ सेटल हो जाओ, अपने दिमाग को सेटल करो, पढ़ो सवाल, सेटल करो, आराम आराम से चलते हैं। देख लो भाई, अब बेटा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा, मेरी तरफ देखें। अच्छा, इस सवाल की एक पिक्चर लेनी है तो आप लोग ले लें, इस क्वेश्चन की एक पिक्चर लेनी है तो ले लें, ताकि आपके पास भी रहे, क्योंकि मैं स्क्रीन मूव करूंगा। क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है तो ले लो जल्दी। चलो अब देखो, मैं बिल्कुल कदम ब कदम चलता हूँ। नंबर 1, IFRS 15 का क्राइटेरिया चेक किया तो हाँ भाई सेल हुई है, सेल हुई है, तो इसका मतलब लीजिंग का एग्रीमेंट भी मौजूद है अंदर। तो अब अगला स्टेप क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यानी जो फ्यूचर में आपने रेंटल्स देने का वादा किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से निकाल दें। 4 पेमेंट थी 80-80 हजार की, आंखें खोलो देखो 80-80 हजार की, और इंटरेस्ट रेट था 10%। तो पहले साल क्या करा, 80,000 इंटू 1/1.1 पावर 1, फिर 80,000 इंटू 1/1.1 पावर 2, 80,000 इंटू 1/1.1 पावर 3, 80,000 इंटू 1/1.1 पावर 4, सब लिखा और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नॉट अ बिग जॉब एट ऑल, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। दो काम हो गए, दो काम हो गए। अब काम नंबर 3, अब करना है काम नंबर 3। काम नंबर 3 क्या है, आर ओ यू रिटेन निकालना है। क्या निकालना है, आर ओ यू रिटेन, उसका ये फॉर्मूला है। देखो बेटा, आर ओ यू रिटेन निकालने का ये फॉर्मूला है, आर ओ यू रिटेन निकालने का ये फॉर्मूला है। सबर से देखना, सबर से देखना, जल्दी नहीं करना। मैंने आपसे कहा था आर ओ यू रिटेन, मैंने आपको लाइफ से समझाया था, याद है, 4 साल और 20 साल से। स्टैंडर्ड ने इसी काम को फेयर वैल्यू से सिखाया है। आंखें और कान खोलें, जो चीज मैंने लाइफ से समझाई थी वो स्टैंडर्ड ने फेयर वैल्यू से समझाई है। बताओ
ROU रिटेन का फॉर्मूला है कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, याद है? एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 5 लाख, एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी थी 5 लाख, बेटा जिस दिन बेचा उस दिन एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 5 लाख, सही है? देखते रहना। अब ये कैरिंग वैल्यू देखते हैं हमारी कितने परसेंट है, हमारी कितने परसेंट है। देखो ये एक फ्रैक्शन है बाकायदा, देखो देखो एक फ्रैक्शन है ये। डिनोमिनेटर में एसेट की फेयर वैल्यू लिखना, डिनोमिनेटर में जिस दिन ये लीज पे दिया बेचा है उस दिन की फेयर वैल्यू लिखना, और न्यूमरेटर में लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। न्यूमरेटर में लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यानी समझाऊं, डिनोमिनेटर में फेयर वैल्यू लिखी, लेटर से फेयर वैल्यू कितनी थी इस सवाल में, 7 लाख थी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में कितनी कीमत दे रहे हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में कितनी कीमत दे रहे हैं। तो देखें कितनी कीमत हम दे रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में, ये दे रहे हैं 253520, 253520, देखो 253520 ये कीमत हम प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में दे रहे हैं। तो बेटा अब ये अगर आप 253520 डिवाइड बाय 7 लाख करोगे तो एक परसेंटेज नहीं आ जाएगी, ये वो परसेंटेज होगी जिस पे आपका हक है। मल्टीप्लाई बाय कैरिंग वैल्यू करोगे आपका ROU आ जाएगा। नहीं समझे? बेटा जो काम मैंने जिंदगी से सिखाया था, लाइफ से, उसने असल में फेयर वैल्यू पर रख के सिखाया है। जो स्टैंडर्ड ने बोला है कि डिनोमिनेटर में एक्चुअल फेयर वैल्यू रखना और न्यूमरेटर में वो अमाउंट रखना जो आप प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में पे कर रहे हो। तो भाई जितने परसेंट आप पे कर रहे हो उतने परसेंट एसेट आपका है, जितनी परसेंट आप पे कर रहे हो उतने परसेंट एसेट आपका है, और उसको कैरिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास ROU रिटेन्ड आ जाएगा, आपके पास ROU रिटेन्ड आ जाएगा। चले बेटा मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें कितना आया। 1811086 ROU रिटेन्ड आ गया 1811086, ये आ गया 1811086, 1811086 ये निकाल लिया। तो तीन काम हमने कर लिए हैं, देख लें। पहले IFRS 15 का क्राइटेरिया चेक किया, पहला काम। दूसरा काम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन निकाल ली, ऑब्वियस सी बात है जब अंदर लीजिंग मौजूद है तो लीज ऑब्लिगेशन। तीसरा काम हमने किया ROU रिटेन्ड, और चौथा और बच्चों वाला काम है डबल एंट्री। बस डबल एंट्री होते ही सब कुछ हो जाएगा, डबल एंट्री होते ही तमाम काम हो जाएंगे। आइए मैं डबल एंट्री बना रहा हूँ, क्वेश्चन का डाटा आपके सामने, ये देखें मैं यहाँ डबल एंट्री बना रहा हूँ, देखें सब बच्चे क्वेश्चन अपने सामने रखें। यहाँ बेटा पहली बात है पैसे आए हैं, सबसे पहले तो बैंक आया है, क्या है, बैंक आया है, पैसा आया है। तो पैसा 7 लाख में एसेट बेचा था, जो फेयर वैल्यू थी उसी में बेचा है, बैंक डेबिट 7 लाख, बैंक डेबिट 7 लाख, सही है। अब बेच के दोबारा लीज पे लिया, तो लीज पे लिया तो ROU बुक करोगे, जब लीज पे लिया तो यू नीड टू बुक ROU एंड दैट इज 181, कितनी थी 181,086, योर ROU इज 181,086, ओके। अच्छा जरा सोचो, जो पुराना आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो आपने बेच दिया, जो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो आपने बेच दिया। तो बताओ जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हो तो उसकी कैरिंग वैल्यू को डी-रिकग्नाइज कर देते हो। जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हो तो प्यारे बच्चों आप उसकी कैरिंग वैल्यू को डी-रिकग्नाइज कर देते हो। तो आपने यहाँ लिखा PPE कितना, 5 लाख, सही है। अब बताओ आपने जब लीज पे एसेट लिया है, तवज्जो, जब आपने लीज पे एसेट लिया तो आपने जबान दी है कि मैं अगले 4 सालों तक रेंटल्स दूंगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी ऑब्लिगेशन है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या ऑब्लिगेशन है। तो यहां आप लिख देना लीज ऑब्लिगेशन, एक मिनट, लीज ऑब्लिगेशन बेटा ये वाला अमाउंट, ये देखो ये आपकी लीज ऑब्लिगेशन होगी 253520। और अब आखिरी चीज हमें निकालनी है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो दैट इज योर गेन ऑन डिस्पोजल, और डेबिट पे आ रही है तो लॉस आ जाएगा। और ये जो क्रेडिट साइड पे आपका आंसर आएगा ना, ये उतना ही आएगा जितने राइट्स ट्रांसफर हुए, ऑटोमेटिकली जितने राइट्स आपने ट्रांसफर किए उतना ही आएगा। तो बताओ निकाल लो ये गेन ऑन डिस्पोजल जो कि P&L में जाएगा, चलो देखो 127,566। ठीक है ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, डबल एंट्री के साथ सवाल सॉल्व हो चुका है।
डबल एंट्री के साथ सवाल सॉल्व हो चुका है। अब बच्चे ने कहा आज के बाद क्या करेंगे फ्यूचर में। बच्चे ने कहा कि आज के बाद फ्यूचर में क्या करेंगे। आज के बाद फ्यूचर में क्या करेंगे, आज के बाद फ्यूचर में क्या करेंगे, तवज्जो से सुने बेटा। जो आर ओ यू है उसको डेप्रिशिएट करेंगे, आर ओ यू को डेप्रिशिएट करेंगे, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और बताओ, आपने 4 साल लीज टर्म है जबकि एसेट की लाइफ है 10 साल, और 4 साल बाद आप वापस कर दोगे। हाँ, 4 साल बाद आप वापस कर दोगे, इसका मतलब सिर्फ 4 साल ही यूज करोगे ना। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब वापस करने का होगा ना तो लीज टर्म और लाइफ में से जो छोटा होगा उससे डेप्रिशिएट करेंगे। तो इसको हम, ये जो आर ओ यू है ना, इसको 4 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे, 4 ईयर्स के हिसाब से इसको डेप्रिशिएट करेंगे। ओके। और ये जो लीज ऑब्लिगेशन है ना, इसके लिए हम बनाएंगे एलएएस। क्या बनाएंगे? लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे, जैसा आपको बनाना सिखाया था। इसके लिए हम बनाएंगे लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल, जैसा कि आप लोगों को बनाना सिखाया था। सही है, ये काम होगा। ये पहला सवाल हमने कर लिया है। और हमारा जो केस है उसका नाम है इफ सोल्ड एट फेयर वैल्यू। इफ सोल्ड एट फेयर वैल्यू, इफ सोल्ड एट फेयर वैल्यू, ये सब आपके सामने देख लें। इफ सोल्ड एट फेयर वैल्यू। सही, एक क्वेश्चन हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन अब मैं आप लोगों से करवा रहा हूं। इसमें रेडी रेडी डाटा गिवन है। रेडी डाटा का मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी तैयार गिवन होगी। देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन डायरेक्ट गिवन है, जो आप लास्ट क्लास में हमने लास्ट सवाल में निकाली थी, वो रेडीमेड गिवन है। चलो मुझे इसकी डबल एंट्री बना के दो सब। क्राइटेरिया भी चेक करो और डबल एंट्री बना के दो। चलो, क्राइटेरिया भी चेक करो और डबल एंट्री इसकी बना के दें प्लीज, थैंक यू। डबल एंट्री बना के दें, थैंक यू। सबका सारा काम करें, आर ओ यू रिटेन वगैरह।
चलें जी। एक मिनट अजान हो रही है। एक मिनट अजान हो रही है, आप जवाब दे रहा हूँ। देख लें बेटा, आप लोगों ने ये कर लिया है, मेजोरिटी बच्चों ने, मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी कर दिया है, कर लिया है बच्चों ने। सुने क्या कहानी है बेटा। आप सबसे पहले तो आरओयू रिटेन निकाल लेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो रहा है। 20 साल की रिमेनिंग लाइफ है और 5 साल के लिए आपने लिया है, तो इसका मतलब मेजोरिटी लाइफ वही लोग यूज कर रहे हैं। ओके, अब देख लें तो आरओयू रिटेन कैसे निकलेगी। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, 90 आ गया। और फिर देखें ये आपने इसकी डबल एंट्री बना दी। देख लें पैसे आ गए 500 रुपए, लीज पे एसेट लिया तो आरओयू बुक होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कैरिंग वैल्यू थी वो डीरिकग्नाइज कर देंगे। लीज ऑब्लिगेशन 150 से क्रेडिट हो जाएगा जितनी थी, और बाकी गेन ऑन डिस्पोजल बुक हो जाएगा। ओके राइट, तो ये एक डबल एंट्री थी। हाँ, अब नाउ द सेकंड केस, तवज्जो तवज्जो, सेकंड केस। इफ sold for more than fair value, if sold for more than fair value, then excess of selling price over fair value will be treated as a loan। इसको पहले मत पढ़ो, पहले मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। वही वाला केस चल रहा है अब, जो जिसमें डिटेल वाला केस है, जिसमें वाकई एसेट बिका है। इससे पहले वाले केस में हमने पढ़ा था एसेट फेयर वैल्यू पे बिक रहा था। अब क्या हो रहा है बताऊं,
एसेट की फेयर वैल्यू है 1000। थोड़ा सा बिजनेस सेंस रख के सोचना, समझ जाओगे। एसेट की फेयर वैल्यू 1000 और मैंने बेच दिया है 1300 रुपए में। सही है। एसेट की फेयर वैल्यू है 1000 और मैंने बेच दिया है 1300 रुपए में। तो पहला सवाल तो यह है कि सामने वाला पागल है जो 1300 में लेगा? पागल नहीं है। वो जो उसने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, समझ लो उसने मुझे एक लोन दिया है। समझ लो उसने मुझे एक लोन दिया है, जो 300 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक लोन दिया है। और अब जब मैंने दोबारा लीज पे लिया ना, तो आज जब उसने मुझसे महंगा खरीदा ना, तो कल जब मैं लीज पे लूंगा तो मैं भी उसको ज्यादा रेंट दूंगा ताकि मैं उसका ये लोन चुका सकूं। नहीं समझे भाई? 1000 रुपए की चीज कोई 1300 में क्यों लेगा? 1000 रुपए की चीज कोई 1300 में क्यों लेगा? तो पहले ही क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसका मतलब सामने वाले ने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो एक लोन है, और वो लोन मैं चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा? मैं बाद में एसिड लीज पे लूंगा ना, तो जो नॉर्मल मार्केट रेंट बनता है ना, उससे ज्यादा पे कर दूंगा उसको। तो जब ज्यादा पे कर दूंगा तो उसका लोन ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाएगा। उसका लोन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पे ऑफ हो जाएगा। राइट। अब पढ़े हैं, देखें ये ट्रीटमेंट आराम से पढ़ें। देखें, if sold for more than fair value, if sold for more than fair value, then excess of selling price over fair value will be treated as a loan। एक सेपरेट लोन ट्रीट हो जाएगा, एक लोन है वो। सही है। and पढ़े, and obviously this loan repayment is included in future lease rentals। obviously ये जो लोन रीपेमेंट है ना, वो फ्यूचर लीज रेंटल के अंदर शामिल होगी। यानी लोन रीपेमेंट फ्यूचर के जो रेंटल्स पे करेंगे उनके साथ साथ ही पे ऑफ करेंगे ना, उसके साथ साथ ही हम पे ऑफ कर देंगे, उसके साथ साथ ही प्यारे बच्चों हम लोग पे ऑफ कर देंगे। नाउ अब देखो, सवाल में दो चीजें हैं, एक लोन है सेपरेट और एक नॉर्मल लीज पे एसेट भी तो लिया है। तो लीज पे एसेट लेते हैं तो आरओयू बुक करते हैं, लीज पर एसेट लेते हैं तो आरओयू बुक करते हैं। अब आखिरी लाइन पढ़े, दिस, देखो इधर देखो, दिस एक्स्ट्रा लोन element has nothing to do with ROU। This extra loan element has nothing to do with ROU। ROU will still be based on present value of pure lease payments। यानी लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना, उस पे ही निकलेगा ROU। यानी अब सवाल में दो चीजें हैं, एक तो एक्स्ट्रा लोन है उसको अलग चलाएंगे, और एक लीज का मुआहदा है। लीज का मुआहदा प्योर लीज रेंटल्स पे डिपेंडेंट होगा, वो इस लोन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अलग है। सही है। तो पढ़ लो आखिरी बात, this extra loan has element has nothing to do with ROU and ROU will still be based on present value of pure, देखो वर्ड मैंने प्योर यूज किया, एक वजह है प्योर लीज पेमेंट्स। बच्चे ने कहा आपने जो कुछ पढ़ाया है उसको अमली तौर पे सिखाएं तो हम समझ जाएंगे। डेफिनेटली अमली तौर पे सीखोगे तो डेफिनेटली सीख जाओगे, नंबर्स के साथ नंबर क्रंचिंग करोगे सीख जाओगे। आइए, क्या लिखा है, देखो ये सवाल है, पढ़ो। The seller sells the building to the buyer। The seller sells the building to the buyer for 800,000 कैश। कितने में बेची? 8 लाख में बेच दी। The carrying value of the building at the rate of sale was 6 lakh। The seller lessee arranges to lease the building buy back for 5 years। 5 साल के लिए ले लिया और 1,20,000 का उसको रेंटल देगा पर एनम। सही है। The remaining life of building is 15 years। बेटा जेन्युइन सेल हुई है, 15 साल रिमेनिंग लाइफ है और सिर्फ 5 साल के हमने वापस लिए। इसका मतलब वाकई बिक गई है, इसका मतलब वाकई ये एसेट बिक गया है। तो IFRS 15 का क्राइटेरिया मीट हो गया है। द ट्रांजैक्शन satisfies the performance obligation in IFRS 15। देखो खुद लिख के दे दिया, so will be accounted as a sale and lease back at the date of sale। अब देखो ये टर्निंग पॉइंट है, द सेल द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 750, जबकि बेचा कितने में बेटा? 800। इससे पहले वाले जो दोनों सवालात किए थे, इससे पहले वाले जो दोनों सवालात किए थे, उन दोनों क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पे ही बिका था, उन दोनों क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पर ही बिका था। हाँ, लेकिन इस सवाल में फेयर वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा में बिका है। ठीक है। तो अब जो 50,000 का एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो एक लोन है। देखो, सो द एक्सेस 50,000 पेड बाय द बायर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द बायर। अब सर जी, अब ये सवाल सॉल्व कैसे होगा? थोड़ा सा आपने सोचना होगा और मैं सॉल्व करा दूंगा। थोड़ा सा सोचना होगा, बस 1-2% अलग है और कुछ नहीं है। पहली बात, मैंने उनसे सामने वाले से प्रॉमिस किया कि मैं 1,20,000 अगले 5 साल तक दूंगा। सामने वाले को मैंने बोला है कि मैं 1,20,000 अगले 5 साल तक दूंगा। तो ये टोटल ऑब्लिगेशन है ना, टोटल ऑब्लिगेशन तो है ना 5 साल तक 1,20 देने।
तो हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। देखें प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है सवाल में, आराम से देखें, यहाँ देखें 1,20,000 लिखा इंटू 1/1.045 पावर 1, फिर 1/1.045 पावर 2, 1/1.045 पावर 3, 4 एंड 5 करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब अपने इस दिमाग को इधर मेरी तरफ हाजिर कर दो, पूरे इधर कर दो बेटा। जो 1,20,000 है वो टोटल रेंटल है, 1,20,000 है टोटल रेंटल है। और यकीन करें उस 1,20,000 के अंदर वो एक्स्ट्रा लोन का एलिमेंट भी तो शामिल होगा। नहीं समझे भाई? सामने वाले को हमने महंगा माल बेच दिया, थोड़ा फेयर वैल्यू से ऊपर बेचा, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा लोन है 50,000 का वो चुकाना भी तो है, तो वो इसी रेंटल के अंदर ही चुकाएंगे, अलग से नहीं चुकाएंगे, वो इसी रेंटल के थ्रू पे करेंगे। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ना 526,797, ये जो 526,797 आया है ना, ये है, देखो इसके लिए बड़ा अच्छा नाम लिखता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्लिगेशन। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्लिगेशन। हाँ, और यकीन करें इसके अंदर वो लोन का एलिमेंट भी शामिल है। और वो लोन कितना था? एक्स्ट्रा 50,000, वो लोन था 50,000 इसमें शामिल है। तो अब जरा टेक्निकल अपना माइंड सोचो, टेक्निकल माइंड लगाओ। अगर इस टोटल ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू में से 50,000 निकाल दूं, अगर इस टोटल ऑब्लिगेशन में से 50,000 लेस कर दूं, यानी लेस एक्स्ट्रा लोन, अब देखें तो बेटा अब जो चीज बचेगी ना वो क्या होगी बताओ? इधर देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्योर लीज ऑब्लिगेशन, present value of pure lease obligation, that is 476,797। अब जो नीचे बचेगा ना वो प्योर लीजिंग अरेंजमेंट की रेंटल्स, लीजिंग जो अरेंजमेंट है ना, लीजिंग रेंट वो तो अलग है, लोन को तो हटा दिया, तो लीजिंग अरेंजमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी बस। और यही वाली नीचे वाली जो है ना, ये आरओयू में जाती है, आरओयू के फॉर्मूले में यही जाती है, आरओयू के फॉर्मूले में यही जाती है। लीज ऑब्लिगेशन के फॉर्मूले में यही जाती है, लीज ऑब्लिगेशन के फॉर्मूले में यही जाती है। तो बस इतना सा फर्क। आज से पहले जब फेयर वैल्यू पे डील हुई थी तो सारे रेंटल्स ही लीज के थे। अब ये सारे रेंटल लीज के नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा वो लोन की रीपेमेंट भी शामिल है, तो उसको अलग कर दो ताकि लीजिंग की प्रेजेंट वैल्यू अलग प्योर साबित आ जाए, अलग साफ साफ आ जाए। ठीक है सर, बाकी काम क्या है? बाकी सारा काम पुराना है। सवाल की एक पिक्चर ले लें, सवाल की एक पिक्चर ले लें ताकि सवाल आपके हाथ में रहे। अब यहाँ देखें, मैं अब निकाल रहा हूँ आर ओ यू रिटेन। सब देखें यहाँ, आर ओ यू रिटेन, बेटा आराम से देखें, आर ओ यू रिटेन। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थी देखते हैं। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट थी 6 लाख। देखें यहाँ बिल्कुल प्रॉपर वही फॉर्मूला, 6 लाख लिखा, मल्टीप्लाई बाय, देखें नीचे लिखेंगे फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू थी 7.5 लाख, फेयर वैल्यू कितनी थी? 7,50,000। और ऊपर लिखेंगे प्रेज, अब देखो आरओयू का ताल्लुक प्योर लीजिंग से है ना, लीजिंग से है ना, तो प्योर लीज ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू ऊपर लिखेंगे 476,797, 476,797, 476,797। जरा मल्टीप्लाई कर लें, करो। थ्री 381,437। आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लें। हाँ मेरा आ रहा है 381,437। आप लोग अभी यही आ रहा है 381,437 आ रहा है, 381,437 इज द आंसर, 381,437। अब चलो मैं डबल एंट्री बना के दिखाता हूँ आपको आखिरी। यहाँ देखें भाई, पहली बात, आपने बेचा तो पैसे, यकीन करो टोटल पैसे आए होंगे 8 लाख, टोटल पैसे आए होंगे 8 लाख, बैंक डेबिट 8 लाख। हाँ भाई, हाँ। नंबर 2, बेच के दोबारा लीज पे लिया तो आरओयू बुक करोगे, आरओयू डेबिट हो जाएगा 381,437।
दो बातें। थर्ड पॉइंट, आंखें खोली, आंखें खुली। थर्ड पॉइंट, एसेट को डीरिकग्नाइज कर दोगे, एसेट को डीरिकग्नाइज कर दोगे। कितने का एसेट था बताओ? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू थी 6 लाख। सही, ऐसा ही है। अब उसके बाद बेटा अब यहां आपको ऑब्लिगेशन बुक करनी है। जरा होश में रह के फैसला कीजिएगा भाई। आरओयू निकालने के लिए हमने वो अलग अलग किया था, है तो टोटल ऑब्लिगेशन हम पे ही ना। सोचें, आरओयू निकालने के लिए हमने अलग अलग किया था। अल्टीमेटली हमें वो लोन भी रीपे करना है और वो लीज की पेमेंट भी करनी है, दोनों ही हमारी ऑब्लिगेशन है ना। तो अब बताओ टोटल ऑब्लिगेशन कितनी थी? ये थी 526797। ये टोटल ऑब्लिगेशन बुक करेंगे आप 526797। और बाकी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास यहाँ आ जाएगी, गेन ऑन डिस्पोजल, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। चलो जी निकाल लो ये बैलेंसिंग फिगर, कोई मुझे निकाल के दे, बैलेंसिंग फिगर निकाल के दो भाई। बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल के दे मुझे, कितनी है? 54640। ओके थैंक यू। 54640, चलो ये रहा 54640, 54640 ये रहा। चलो समझ गए? अगर बात समझ गए तो हिट मी अ मैसेज, एक मैसेज करो देखो मुझे। चलो एक ट्राई करें, सवाल है कि अब आप लोग के लिए ट्राई है, चलें यही वाला केस है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू अब आपने निकालनी होगी। करें ट्राई है, क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्राई करें क्वेश्चन बेटा।
कर लिया बेटा? कर लिया जी। ठीक है।
मैं आंसर आप लोगों को भेज रहा हूँ, देखें, अगर आप लोग देखें इससे कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो, अब एक और केस है जो थ्योरेटिकली सिर्फ बताऊंगा, वैसे वो नहीं है F7 लेवल पे, लेकिन किसी वेबसाइट पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है तो थ्योरेटिकली बताऊंगा सिर्फ, सही है। और वो क्या है, मैंने आपका सोल्यूशन आपको भेज दिया इसका, सही है। अब सुने, इफ, देखो मैंने सबसे पहला केस करा है इफ सोल्ड फॉर फेयर वैल्यू। पहला केस हमने किया इफ सोल्ड फॉर फेयर वैल्यू, दूसरा हमने किया इफ सोल्ड फॉर मोर देन फेयर वैल्यू। तो अब जहन में एक सवाल आया छोटा सा कि सर अगर कभी लेस देन फेयर में बेचेंगे तो क्या होगा। तो फिर सोचते हैं, मिलके सोचते हैं, जवाब लॉजिकल है पूरा। क्या है, आपके एक एसेट की, सुनना आराम से, एक एसेट की फेयर वैल्यू थी 1000 रुपए, आपने सामने वाले को जानबूझ के 800 में बेच दिया। तो पहली बात है कि 1000 रुपए की चीज कौन 800 में बेचता है। पहला सवाल तो यह है कि 1000 रुपए की चीज कौन 800 में बेचता है भाई। हाँ, 1000 रुपए की चीज कौन 800 में बेचता है, कोई नहीं बेचता। तो इसका मतलब अब जब मैं दोबारा उससे वापस लीज पे लूंगा तो मैं उसको कम रेंट दूंगा ना, क्योंकि आज मैंने उस पर एहसान किया। आज मैंने 1000 रुपए की चीज उसे 800 में बेची, तो कल मैं उससे सस्ते में लूंगा वापस, रेंट पे, कम रेंट पे लूंगा। यानी आज मैंने उसको एक प्री पेमेंट कर दी, फ्यूचर के रेंटल्स के लिए अभी से एक प्री पेमेंट हो गई, तो फ्यूचर में अब कम रेंट दूंगा ना उसे, सोचो, फ्यूचर में उसे कम रेंट दूंगा। नहीं समझे। इफ सोल्ड फॉर लेस देन फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, देन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर सेलिंग प्राइस, then excess of fair value over selling price will be treated as a prepayment, will be treated as a prepayment। तो फिर वो एक सेपरेट प्रीपेमेंट ट्रीट हो जाएगी। और अब बताऊं, अब मैं आपको ROU रिटेन का एक सदाबहार फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो सारे मसलों का हल है। आइए देखें, ROU रिटेन का एक सदाबहार फॉर्मूला देखें, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP का मतलब ये टोटल पेमेंट्स ऑफ टोटल ऑब्लिगेशन। टोटल ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, अगर उस ऑब्लिगेशन के अंदर लोन शामिल हो तो लोन को निकाल देना, यानी मोर देन फेयर वैल्यू वाला केस हो तो लोन को निकाल देना, और लेस देन फेयर वैल्यू वाला जो केस है तो फिर प्री पेमेंट को ऐड कर देना, ताकि मार्केट वैल्यू पे आ जाए, ताकि वो लीज ऑब्लिगेशन की मार्केट वैल्यू आ जाए। नहीं समझे बेटा, ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि ये बिल्कुल सदाबहार फॉर्मूला है कि आपको कभी भी ROU रिटेन निकालना हो तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट लिखा, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्लिगेशन लिखा, जो टोटल ऑब्लिगेशन उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर वो वाला केस हो जिसमें आपने मोर देन फेयर वैल्यू पे बेचा हो तो ये ऑब्लिगेशन भी ज्यादा होगी, तो इसमें से वो लोन का एलिमेंट निकाल देना जैसे ऊपर वाले सवालात में निकाल रहे थे। हाँ, और अगर दूसरा वाला केस हो जो अभी मैंने बताया तो फिर ऐड कर देना प्रीपेमेंट, क्योंकि आप फ्यूचर के रेंटल्स कम होंगे, इस बार वाले केस में फ्यूचर के रेंटल्स कम होंगे तो आपको उनको बढ़ाना पड़ेगा, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट करना तो ROE रिटेन आ जाएगा। सही। तो ये बहरहाल बहरहाल ये ट्रीटमेंट है इसका, ये ट्रीटमेंट है। यार एक सवाल आया है कि मार्केट वैल्यू चेक करके, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा अगर वो मार्केट वैल्यू पे ही देगा तो फिर तो पहला वाला केस है, फिर तो फेयर वैल्यू पे ही डील हो रही है, अगर कोई मार्केट वैल्यू पे देगा तो। अच्छा, मैंने जितने भी सवालात कराए ना, जितने भी कराए, सब में वही केस 1 वाला था जिसमें IFRS 15 का क्राइटेरिया मीट हो रहा था। एक सवाल मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा भी कराऊं जिसमें IFRS 15 का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, जिसमें IFRS 15 का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, यानी सेल ही नहीं हुई, सेल ही नहीं हुई। तो फिर याद है मैंने सिखाया था, ऊपर पढ़ाया था कि फिर ट्रांजैक्शन को लोन ट्रीट करेंगे। अगर सेल ही नहीं हुई देन ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ लोन, then transaction will be treated as a loan, then transaction will be treated as a loan। okay, चलो आ जाओ, आपको मैं एक सवाल पे ले जाता हूँ, ये देखें।
ये रहा। जरा ये 177 वाला सवाल पढ़ें सब, 177 वाला सवाल पढ़ें और इसका आंसर दें जरा। यहाँ आंसर देना है सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 177 टॉर्मलेट वाला सवाल पढ़ें, आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। 177 टॉर्मलेट वाला सवाल पढ़ें और जवाब सोचें। आप लोग इसका आंसर सजेस्ट करके मुझे बताएं क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा सोच के बताएं। बहुत सिंपल सा आंसर है, एक बार रीड करके हो जाना चाहिए। चलें अब सुने। टॉर्मलेट सोल्ड एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर 50 मिलियन। सीधी सी बात है, 50 मिलियन के कैश आया, सही है। द प्लांट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 40 मिलियन। जिस दिन बेचा, बकौल इसके बेचा, बकौल इसके बेचा, देखते हैं बेचा भी है या नहीं, देखते हैं बेचा है या भी नहीं। द प्लांट हैड अ कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ 40 मिलियन एट द डेट ऑफ सेल व्हिच वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी इसने बेवकूफी की है। On the same date, Tormalet entered into an agreement to lease back the plant for the next 5 years, being the estimated remaining life of the plant. बस फैसला हो गया बेटा, जितनी रिमेनिंग लाइफ थी पूरी जिंदगी के लिए ले लिया, जितनी रिमेनिंग जिंदगी थी पूरी जिंदगी के लिए ले लिया। तो 5 साल जिंदगी बची थी, 5 साल के लिए आपने ले लिया, तो इसका मतलब तो बेचा ही नहीं, बेचा ही नहीं। 5 साल ही जिंदगी बची थी और 5 सालों के लिए ही आपने ले लिया। दैट मीन्स इट्स नॉट बीन सोल्ड। That means IFRS 15 criteria has not been met। तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई सेल ही नहीं है, ये कोई सेल ही नहीं है। तो अब मैं गिनाऊं, ना कोई डिस्पोजल बुक करेंगे, गिनो लिखवाया हुआ है, ना कोई डिस्पोजल बुक करेंगे, ना जब डिस्पोजल ही नहीं हुआ तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कहाँ आएगा, ना कोई ROU रिटेन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये जो ट्रांजेक्शन है 50 मिलियन आए थे उसको लोन ट्रीट कर लेंगे। दिस 50 मिलियन विल बी ट्रीटेड एज अ लोन, दिस 50 मिलियन विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। तो कोई गेन और लॉस कुछ भी बुक नहीं करेंगे, ना एसेट को डीरिकग्नाइज करेंगे, ना एसेट को डीरिकग्नाइज करेंगे, ना कोई गेन और लॉस। जब एसेट बिका ही नहीं तो काय का गेन और लॉस भाई, कुछ भी नहीं। तो अब देखो, पढ़ो रिक्वायरमेंट। व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन द जीरो। कोई गेन और लॉस नहीं आएगा, कोई गेन और लॉस नहीं आएगा, कोई गेन और लॉस नहीं आएगा। सही, सही। अब देखें प्लीज, यहाँ देखें क्या कहानी है। अब मैं एक थ्योरी का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बड़ा बहुत मजेदार टॉपिक है थ्योरी का, आउट क्लास टॉपिक है। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटा
वैसे तो ये पहले सेकंड पे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको मिड में पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ी पहले आपको अकाउंटिंग सिखा दी। भाई सवाल ये है कि अगर किसी भी मुआहदे पे IFRS 16 लीजिंग, किसी भी मुआहदे पे IFRS 16 लीजिंग अप्लाई करना है तो उसकी क्या शर्तें हैं, लीजिंग वाला स्टैंडर्ड अप्लाई करने की क्या शर्तें हैं, समझ लो। IFRS 16 अप्लाई करने की क्या शर्तें हैं किसी भी मुआहदे पे। नंबर 1, स्पेसिफाइड एसेट होना जरूरी है, यानी आइडेंटिफाइड एसेट, आइडेंटिफाइड या स्पेसिफाइड एसेट, स्पेसिफाइड एसेट होना जरूरी है। बच्चे ने कहा स्पेसिफाइड एसेट होने का क्या मतलब है, यानी वो पूरे एग्रीमेंट में अलग से नजर आ रहा हो, एग्रीमेंट में अलग से नजर आ रहा हो कि देखो इधर देखो ये एसेट हम लीज पे दे रहे हैं, ये फला एसेट हम लीज पे दे रहे हैं। बच्चे ने कहा सर मिसाल देके समझाएं, समझ नहीं आया, समझाता हूँ, सुनो भाई। मैं गया लेट अस से यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट एक ऐसी जगह है कि वहां पर अगर किसी के पास गाड़ी ना हो तो वो लंगड़ा घोड़ा है, वो बेकार है, उसको उठा के फेंक दो डस्टबिन में, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, यानी वो दही लेने भी नहीं जा सकता। तो मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या करा, मैं रेंट अ कार पे गाड़ी लेने गया, मैं रेंट अ कार पे गाड़ी लेने गया। तो जिस जगह रेंट अ कार पे मैं गाड़ी लेने गया ना, तो मैंने उससे बोला मुझे 1800 सीसी की गाड़ी चाहिए 2 महीने के लिए, इधर देखो 2 महीने के लिए 1800 सीसी गाड़ी चाहिए, इधर देखना। तो उसने क्या बोला, वो उसने कहा ठीक है, बोला हम आपको 1800 सीसी गाड़ी दे देंगे 2 महीने तक। पहले 2 दिन उसने मुझे ब्लैक कलर की करोला दी, अगले 2 दिन उसने मुझे फोर्ड की कोई गाड़ी दी, फिर 2 दिन मुझे एक व्हाइट सिविक दी। बस वो 1800 सीसी गाड़ी देता था, गाड़ी रोज चेंज हो रही होती थी, बार बार चेंज होती थी। तो अब यहाँ IFRS 16 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, तो यहाँ IFRS 16 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ IFRS 16 अप्लाई नहीं होगा, इस मुआहदे पर IFRS 16 अप्लाई नहीं होगा। अब इसी मुआहदे को थोड़ा, इसी एग्जांपल को ऑल्टर करके चेंज करते हैं। फिर मैं फिर गया यूनाइटेड स्टेट्स, सो आई डेफिनेटली वांट अ कार, तो मैं गया मैं रेंट अ कार के पास गया। तो अब रेंट अ कार वाले ने मुझे एक बड़े से ग्राउंड में लेके गया, वहां 20 गाड़ियां खड़ी थी, 30 गाड़ियां, मुझे बोला कोई भी गाड़ी पिक कर लो। तो मैंने एक ब्लू कलर की गाड़ी पिक की, मैंने एक ब्लू कलर की करोला पिक की जिसकी नंबर प्लेट थी A11 फला फला फला। मैंने कहा यही गाड़ी मुझे चाहिए 2 महीने के लिए, यही गाड़ी मुझे चाहिए 2 महीने के लिए। उसने कहा ठीक है ये गाड़ी आपकी हुई 2 महीने के लिए, नाउ दिस इज स्पेसिफाइड एसेट, ये स्पेसिफाइड एसेट है, इस पर IFRS 16 अप्लाई होगा। दिस इज स्पेसिफाइड एसेट, इस पर IFRS 16 अप्लाई होगा, इस पर IFRS 16 अप्लाई होगा। सही। सेकंड मिसाल, दूसरी मिसाल, जो मिसाल मैं दे रहा हूं ऐसे लोग मैंने तो अपनी लाइफ में देखे हैं, मैंने बाकायदा आंखों से देखा है, आपने भी शायद देखे हो। बेटा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 6-6 महीने तक मैरियट और शेरेटन में रूम बुक करा के रहते हैं, यानी किसी और मुल्क जाते हैं ना तो घर नहीं लेते, 6 महीने तक, 4 महीने तक मैरियट, शेरेटन, हिल्टन रूम बुक करके लेते हैं और उनको बहुत कम रेट पे मिलता है, बड़े अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अब जरा सुनना, उनको रूम कैसे मिलता है, वो बस रूम की स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि हमें स्वीट रूम चाहिए या ये रूम चाहिए या ट्विन रूम चाहिए, जो रूम्स की टाइप्स होती हैं। तो मैनेजमेंट बोलती है ठीक है। तो अब मैनेजमेंट क्या करती है, पहले 2 दिन उनको रूम नंबर 409 में भेज देती है, फिर 2 दिन उनको 430 में भेज देती है, फिर 210 में भेज देती है। तो रोज हर 2 दिन बाद रूम शिफ्ट हो रहा होता है उनका। तो यहाँ IFRS 16 अप्लाई नहीं होगा, स्पेसिफाइड एसेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरा एक फ्लैट है भादराबाद में और वो मैंने रेंट पे दिया, तो अब वो उसी उसी फ्लैट की डील हो रही है, तो स्पेसिफाइड एसेट का होना फर्ज है, स्पेसिफाइड एसेट का होना फर्ज है, स्पेसिफाइड एसेट का होना फर्ज। देन नेक्स्ट, ROU retained, ROU retained, ROU right of use transferred to lessee। भाई यूज करने का हक लेसी को ट्रांसफर कर दिया हो। देखो ये 2 डायलॉग हैं इसके, राइट ऑफ यूज या तो ट्रांसफर कर दिया हो या राइट टू कंट्रोल द यूज, ये भी डायलॉग है। राइट ऑफ यूज एंड राइट टू कंट्रोल द यूज ट्रांसफर टू लेसी, यानी अब लेसी की मर्जी, वो जिस तरह यूज करे, वो दिन में कितने घंटे उस गाड़ी को चलाए, वो सब उसकी मर्जी है, ठीक है। वो किस रूट पे उस गाड़ी को चलाए, वो सब लेसी की मर्जी है, ठीक है। और तीसरी चीज, इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, यानी चार्जेस भी लिए जाएं, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन के बारे में अगर एग्जामिनर साइलेंट भी होता है तो ये मीट हो रही होती है, इस पे परेशान नहीं होना। तो भाई ये शर्तें जहन में रखना, स्पेसिफाइड एसेट वाली शर्त तो बहुत अहम है और ROU ट्रांसफर्ड वाली भी बहुत अहम है, ओके।
अब मैं कुछ बुक के स्टडी टेक्स्ट के केसेस रीड करता हूँ जो आईएफआरएस की बुक में भी मौजूद हैं। वो केसेस मैं आपकी खिदमत में रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ, आप लोग बेहतरीन समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आइए सुने। पहला केस, इज इट अ लीज वन। पहले केस का नाम है इज इट अ लीज, इज इट अ लीज वन। सुने आप, Coketown Council has entered into a five-year contract with Carefleet Company. Coketown Council has entered into a five-year contract with Carefleet Company, under which Carefleet Company supplies the council with 10 vehicles for the purpose of community transport. बेटा Coketown Council हम लोग लेसी हैं और हमने 10 गाड़ियां गिन के 10 गाड़ियां लीज पे ली। बजायर मुझे स्पेसिफाइड एसेट लग रहा है, सही है। अब पढ़ते हैं आगे। Carefleet company owns the relevant vehicle, all 10 of which are, क्या लिखा है, स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उनकी नंबर प्लेट से एक एक चीज लिखी थी, यानी हाँ स्पेसिफाइड एसेट है, पहली शर्त मीट हो गई। 10 स्पेसिफाइड एसेट है, ठीक है। कोकटाउन काउंसिल इज द लेसी, कोकटाउन काउंसिल इज द लेसी। कोकटाउन काउंसिल determines the routes taken for community transport and the charges and the eligibility for discounts. The council can choose to use the vehicle for purposes other than community transport when the vehicles are not being used। देखा, इसका मतलब काउंसिल की मर्जी होगी जिस तरह यूज करना है, राइट ऑफ यूज काउंसिल पे ट्रांसफर हो गया है। when the vehicles are not being used, they are kept at council's offices and cannot be retrieved by Carefleet unless Coketown Council's defaults on पेमेंट, अनलेस कोकटाउन काउंसिल डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट। बेटा सीधी बात है यार, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग वापस ले जाएंगे यार। अगर कोई भी लेसी पैसे नहीं देगा तो लेसर एक्शन तो लेगा ना, तो ये कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार वापस लेके जाएगा। अच्छा, इफ अ सर्विस्ड और रिपेयर्ड, केयरफ्लीट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट व्हीकल। बेटा ये भी सिर्फ तब वो रिप्लेस करके देगा जब कभी कोई खराब होगा, तो ये भी कोई नॉर्मल हर्डल नहीं है, रूटीन में स्पेसिफाइड एसिड ही और हमारे पास है। तो बेटा देखो दोनों शर्तें मीट हुई, स्पेसिफाइड एसिड थे और राइट ऑफ यूज ट्रांसफर हो गया था, तो यस दिस एग्रीमेंट इज लीज। पढ़ लें कंक्लूजन, ये पढ़े यहां से यहां तक, कंक्लूजन यहां से यहां तक पढ़ लें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड केस, इज इट अ लीज टू, इज इट अ लीज टू। अब यहां मेरी वो रेंटा कार की एग्जांपल तुम्हें नजर आएगी, देखो पढ़ो। ब्रोकटाउन काउंसिल हैज रिसेंटली मेड सब्सटेंशियल कट्स in its community transport service. It will now provide such services only in case of great need. देखा, अब इन लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, दुनिया भर के इदारे आजकल कर रहे हैं। assessed on a case by case basis, देखा पढ़ें। It has entered into a 2-year contract with Fleet Car Company for the use of one of its minibuses for this purpose। बोला कोई एक बस भेज देना, आप देखते रहे, स्पेसिफाइड एसिड नहीं होगी। The minibus must have seat 10, बस मैंने बोला 10 सीटर होनी चाहिए, फिर कोई चाहे काली बस हो, गोरी हो, कोई भी हो, येलो बस हो, कुछ भी हो, बस 10 सीटें होनी चाहिए। इसका मतलब स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, वही जो मैंने 1800 सीसी की एग्जांपल दी थी। बट फ्लीट कार कंपनी कैन यूज, देखो पढ़ लो, एनी ऑफ इट्स 10 सीटर मिनी बस व्हेन रिक्वायर्ड। किसी भी बस को उठा के भेज देगी वो, कभी व्हाइट, कभी ब्लैक, कभी कोई नंबर प्लेट वाली। इसका मतलब स्पेसिफाइड एसेट नहीं है। कंक्लूजन पढ़ लो, दिस इज नॉट अ लीज। बेटा ये कंक्लूजन पढ़ ले यहां से यहां तक। काइंडली रीड द कंक्लूजन, काइंडली रीड द कंक्लूजन।
अब is it a lease 3? Is it a lease 3? एक मिनट, This example is taken from IFRS 16 official example, उन्होंने IFRS से उठाई है. Kabel enters into a 10-year contract with utility company Telenew for the right to use 3 specified physically distinct dark fibers within a large cable connecting north town to south town. देखा, specified asset है, specified asset की शर्त meet हो रही है, right? Kabel makes the Kabel is the lessee. Kabel is the lessee. Yeah? Don't forget. Kabel makes the decisions about the use of the fibers by connecting each end of the fibers to its electronical equipment. That is, the Kabel lights the fibers and decides what data, how much data these fibers will transport. सारा decision Kabel का ही है. So that means Kabel के पास right to use आ चुका है. राइट ऑफ यूज काबल के पास आ चुका है बेटा, तो दोनों शर्तें मीट हो गई. स्पेसिफाइड एसेट भी है और राइट टू यूज भी आ गया है. इफ द फाइबर्स आर डैमेज, टेलीन्यू इज रिस्पांसिबल फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. Telenew owns extra fibers but can substitute those for cable only for reasons of repairs and maintenance and malfunction. बेटा इससे कोई गलत बात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है रूटीन सब्स्टिट्यूट होगा, इसका ये मतलब नहीं है रूटीन सब्स्टिट्यूट होगा, ये तो सिर्फ जब खराब होगा तब. तो दैट मींस स्पेसिफाइड एसेट की शर्त मीट हो रही है, स्पेसिफाइड एसेट की शर्त मीट हो रही है. दैट मींस स्पेसिफाइड एसेट की शर्त मीट हो रही है. ठीक है जी, ये रहा कंक्लूजन, पढ़ लें. चलो अब बेटा जी, मैंने आपको पूरा जो ये IFRS 16 पढ़ा है ना, मेजर पढ़ा दिया है. अभी ये IFRS 16 मेजर पढ़ा दिया है मैंने. IFRS 16 मेजर जो तुम्हें पढ़ा है वो फाइनेंस लीज के लिए ही पढ़ा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अब IFRS 16 की लेसी बुक्स में मेजॉरिटी पोर्शन इज फाइनेंस लीज. IFRS 16 की लेसी बुक्स में नाउ द मेजॉरिटी पोर्शन इज फाइनेंस लीज. लेकिन हाँ, एक कोने पे हल्का सा ऑपरेटिंग लीज आज भी बचा हुआ है, एक कोने पर हल्का सा ऑपरेटिंग लीज आज भी बचा हुआ है. और आप यकीन करें, आज से 1 साल पहले इन्होंने फाइनल अकाउंट में इतनी बड़ी एडजस्टमेंट दे दी यार उसकी अजीब, जबकि कोना खांचे के एरिया में से एडजस्टमेंट उठा के दी, फाइनल अकाउंट में दी. मुझे वो एडजस्टमेंट याद है, मैं भी आपको बताता भी हूँ, तो ये पार्ट आप लोगों को समझाता हूँ. चलो बेटा, अब देखो ऑपरेटिंग लीज क्या है. इट्स लाइक रेंट अ कार. ऑपरेटिंग लीज ऐसा है जैसे आपने यू हैव टेकन एसेट ऑन रेंट, यू हैव टेकन एसेट ऑन रेंट. तो बस इसमें ऑपरेटिंग लीज पता हो सिर्फ 2 जगह यूज होगा, बताया था कि अगर लीज टर्म लेस देन 12 मंथ्स हो और नंबर 2 लो वैल्यू एसेट हो, बस 2 जगह यूज होता है और कहीं यूज नहीं होगा. तो अब इसकी कोई लोन वाली अकाउंटिंग नहीं है, ये ऐसा है जैसे आपने एसेट रेंट पे लिया है. देखो पढ़ो इसकी अकाउंटिंग पढ़े, ना कोई एसेट बुक होगा ना कोई लीज ऑब्लिगेशन बुक होगी. जस्ट ट्रीट कंप्लीट रेंटल एज एन एक्सपेंस. बस जो रेंट आप पे कर रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, जो रेंट आप पे कर रहे हो डायरेक्टली 1 सेकंड में इसका एक्सपेंस बुक कर देना, 1 सेकंड में आप एक्सपेंस बुक कर देना. ओके. हाँ, एक चीज हो सकती है एक्रूड और प्रीपेड में अराइज, जो आपने बचपन में पढ़ा है. आपने कोई एसेट रेंट पे लिया और अभी से 2 साल 3 साल के रेंटल एडवांस में दे दिए. आपने एक एसेट रेंट पे लिया और अभी से 3 साल के रेंटल एडवांस में दे दिए. दैट मींस डेफिनेटली देयर विल बी अ प्री पेमेंट इन द एसओएफपी. प्री पेमेंट आएगा. या फिर ऐसा हुआ कि यू हैव टेकन एसेट ऑन रेंट एंड यू यूज द एसेट फॉर द होल ईयर एंड यू डिडंट पे द रेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर. आपने एंड ऑफ द ईयर तक रेंटल पे नहीं किया, आपने एंड ऑफ द ईयर तक रेंटल पे नहीं किए. दैट मींस दे आर डेफिनेटली एक्रूड.
तो फिर वो एक्रूड होंगे, फिर वो एक्रूड होंगे, फिर वो एक्रूड होंगे, राइट। अब सुने, पहली एग्जांपल सुनो। ये 2 साल के लिए मैंने एक एसेट लीज पे लिया, ऑब्वियस सी बात है लो वैल्यू एसेट होगा। सुनो, दो शर्तें थी ऑपरेटिंग लीज की, या तो लो वैल्यू या लेस देन 12 मंथ्स। तो लेस देन 12 मंथ्स तो नहीं है ना। तो आपने 2 साल के लिए एक एसेट लिया और 2 साल उसके रेंटल्स पे किए, 2 साल उसके रेंटल पे किए, 2 साल उसके रेंटल पे किए, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कुछ भी अकाउंटिंग नहीं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दैट्स इट। रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब सुनो, अब इसी के अंदर ऑपरेटिंग लीज के अंदर एक बड़ी मजेदार चीज आती है, रेंट फ्री पीरियड। पहले तो ये याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, ये जहन में डाल लो। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, इसको छोड़ो, मेरे स्क्रीन पे देखो, मेरे वीडियो में देखो, मेरी शक्ल को देखो, इधर आओ। समझ लो ये तीन तीन पेन मैंने आपके सामने रखे, तीनों एक जैसे हैं, वैसे तो डिफरेंट है लेकिन समझ लो ये तीनों एक जैसे हैं। ये देखो मेरी वीडियो में देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर ये दो पेन मुझसे 15-15 रुपए में खरीदोगे ना, ये वाले दो 15-15 में खरीदोगे तो ये वाला पेन फ्री में दूंगा। ये दो 15-15 रुपए में खरीदोगे तो ये फ्री में दूंगा, ये वाला तीसरा। आपने कहा वो दो छोड़ दो, ये फ्री में दे दो। ये वो दो छोड़ दो, मैंने कहा दिमाग खराब है, पागल समझते हो मुझे? हाँ, ये फ्री में तब दूंगा जब वो दो 15-15 में लोगे, इसका मतलब ये फ्री नहीं हुआ ना, ये फ्री थोड़ी हुआ। उसी दोनों में से इसकी भी कमाई कर लूंगा, इसकी भी कमाई कर लूंगा उन दोनों में से। तो अब इसका मतलब मैंने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, दो दो 15-15 में बेचे तो 15 और 15 30 रुपए, और आपको टोटल मैंने पेन दे दिए 3। तो इसका मतलब इफेक्टिवली मैंने एक पेन 10 रुपए का बेचा। इफेक्टिवली मैंने, डियर स्टूडेंट्स, एक पेन 10 रुपए का सेल किया। इफेक्टिवली मैंने एक पेन 10 रुपए का सेल किया। हाँ, तो बस यही मामला यहाँ भी है। अब जरा आंखें और कान खोल के इसको देखें। आज एक बंदा मुझे 3 साल के लिए अपना घर रेंट पे दे रहा है, एक समझ लो एक लो वैल्यू एसेट है जो मुझे 3 साल के लिए रेंट पे मिल रहा है, 3 साल के लिए। जिसमें से उसने बोला पहला साल रेंट फ्री होगा, लेकिन पहला साल रेंट फ्री इस वजह से होगा अगर आपने अगले 2 साल का 15-15 हजार रुपए रेंट दिया। पहला साल रेंट फ्री उस शर्त पे होगा अगर अगले दोनों सालों में आपने 15-15 हजार रुपया दिया। तो इसका मतलब वो रेंट फ्री नहीं है, वो दिखावे का रेंट फ्री है, हकीकत में रेंट फ्री नहीं है बेटा। तो अब आप क्या करोगे, इसको स्प्रेड आउट करते हो, स्टैंडर्ड कहता है स्प्रेड आउट करोगे। आप क्या करोगे, इधर देखें, सब देखें, आप निकालोगे पर ईयर रेंट एक्सपेंस निकालोगे, क्या लिखोगे ऊपर देखो, इधर देखो, टोटल रेंटल्स जो आप सामने वाले से ले रहे हो डिवाइडेड बाय लीज टर्म, लीज टर्म, देखते रहो। टोटल रेंटल हम ले रहे हैं 15 और 15 30 हजार, डिवाइड बाय लीज टर्म है 3 साल। देखें तो एक साल का रेंट एक्सपेंस आएगा 10 हजार, पर ईयर कितना आएगा 10 हजार, पर ईयर कितना आएगा 10 हजार। तो अब आपको हर साल 10-10 हजार इक्वली बुक करना है। जिस साल आप जब एसेट को यूज करोगे उस साल बेटा रेंट एक्सपेंस 10-10 हजार का बुक कर दोगे, हर साल का अपना 10-10 हजार अब आप बुक कर दोगे। तो अब मैं एंट्रीज बना के समझाऊं आपको, देखें, अब जरा होश में रहिएगा। एंट्रीज बनाता हूँ, चलो यहाँ देखें, एंट्रीज बनाता हूँ, सब देखो यहाँ। पहले साल सामने वाली पार्टी का एसेट यूज किया तो यूटिलाइज कितना किया, एक्सपेंस 10 हजार, देखें तो देखें। तो आप एंट्री बनाओगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 10 हजार, लेकिन पेमेंट नहीं की ना, पेमेंट तो कुछ भी नहीं की, पेमेंट तो अगले साल से करेंगे। तो सामने आप एक्रूड की लाइबिलिटी बुक कर दोगे, एक्रूड लाइबिलिटी बुक कर दोगे 10 हजार। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री विल बी रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्रूड लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्रूड लाइबिलिटी क्रेडिट। ओके, अब आ जाओ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर इधर देखें, सेकेंड ईयर में क्या होगा, आप अगेन 10 हजार का रेंट एक्सपेंस बुक करोगे, देखते रहो, अब जरा होश में आना, एंट्री आनी चाहिए, अब थोड़ी माहिर बनो। 10 हजार का रेंट एक्सपेंस, लेकिन आप कैश पे करोगे कितना, ये देखो 15 हजार, आप कैश पे करोगे 15 हजार, देखते रहे। इसका मतलब बाकी 5 हजार का आपने पुराना एक्रूड का उधार पे किया, बाकी 5 हजार का आपने पुराने एक्रूड का क्या पे कर दिया, उधार पे ऑफ कर दिया, पुराने एक्रूड का उधार पे ऑफ कर दिया। हाँ, ऐसा ही है।
अब तीसरी चीज देखें, तीसरे साल फिर आपको रेंट एक्सपेंस बुक करना है, वही 10,000 का। देखें 10,000 का, कैश 15,000, हाँ, और बाकी एक पुराना एक्रूड की लाइबिलिटी बची हुई होगी 5,000, वो खत्म कर देना बस। ये देख लो। तो इसका मतलब अगर कभी कोई रेंट फ्री पीरियड नजर आए तो वो रेंट फ्री पीरियड रेंट फ्री नहीं होगा, वो सिर्फ दिखावे का रेंट फ्री है। उस रेंट फ्री पीरियड में भी आपको एक्सपेंस बुक करना है। उस रेंट फ्री पीरियड में भी स्टिल यू नीड टू बुक एक्सपेंस, डियर स्टूडेंट्स। अब बेटा जरा सुने, एग्जाम में क्या सवाल आया था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एग्जाम में कैसा सवाल आया था वो मैं तुम्हारे जहन में डालता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। आप लोग अब जरा इसको हल्का मत लेना, सच सीरियस दिल से सुनना। देखो कैसा सवाल बना के दिया था एग्जामिनर ने। सबसे पहले तो एग्जामिनर ने यूं बोला था, ये देखें एग्जाम क्वेश्चन याद दिला रहा हूं आपको, बल्कि मैं तुम लोगों से ये करवाता हूँ, भी ठहरो ना, तुम लोग करोगे मेरे लिए। एग्जाम क्वेश्चन लेटेस्ट से उसने बोला ये अकाउंटिंग पीरियड है, देखो 1 जनवरी 16 टू दिसंबर 16, सही है। और उसने बोला एक लो वैल्यू एसेट का सवाल आया था कि लो वैल्यू एसेट लिया है, सही है ना। लो वैल्यू एसेट पे ऑपरेटिंग लीज लग सकती है। 1 जनवरी से लीज स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग ऑफ लीज। बेटा आपने टोटल लीज टर्म क्वेश्चन में गिवन थी 5 साल, 5 साल से मुराद 60 मंथ्स, यानी टोटल 5 साल, 5 × 12 इज इक्वल टू 60 मंथ्स के लिए एसेट रेंट पे लिया, 60 मंथ्स के लिए। लेकिन लिखा हुआ था फर्स्ट 6 मंथ्स आर रेंट फ्री। ओके, इधर देखते रहे। भाई आपने 60 मंथ्स के लिए रेंट पे लिया, 1 जनवरी 16 से लीज स्टार्ट हुई है, 1 जनवरी 16 से लीज स्टार्ट हुई और 60 महीने के लिए यानी 5 साल के लिए लीज पे लिया है, जिसमें से पहले 6 महीने कोई पेमेंट नहीं करनी, वो रेंट फ्री है। यानी अगले 54 मंथ्स तक पेमेंट करनी है। पहले 6 महीने 60 में से 6 हटा दो, तो पहले 6 महीने पेमेंट नहीं करनी, अगले 54 मंथ्स तक करनी है। ओके, हाँ। और कितनी करनी है रेंट बताऊं? रेंट $10,000 पर मंथ, 1 महीने की 10,000 रुपये पे करनी है। 1 महीने की 10,000 रुपये आपको पे करनी है, तो 54 मंथ्स तक 10,000 रुपये जाएंगे। अब आप मुझे बताएं रिक्वायरमेंट्स में क्या बोला था, इस पहले साल की एंट्री बना दो। फर्स्ट ईयर की मुझे जरा एंट्री बना दो, देखते हैं कौन बना के देता है। फर्स्ट ईयर की एंट्री बना दो, देख लेते हैं आप लोग पूरी डबल एंट्री में। उसमें कुछ एक्रूड भी आएगा, रेंट एक्सपेंस भी आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आया है पक्का कह रहा हूँ, आज से 9 महीने या इतने पहले ये सवाल एग्जाम में आया था। मुझे एंट्री बना के दो चलो।
बेटा करके दें। पूरे साल का एक्सपेंस निकालना है फॉर द होल ईयर, फॉर द होल ईयर। पूरे साल का एक्सपेंस चाहिए। एक बच्चे का पार्शियली करेक्ट आंसर आया है। सुनो, मैं सॉल्व करा रहा हूं, मैं सॉल्व कराता हूं, तो देखें, लेट मी सॉल्व। दिल से सुनना, ये देखो एग्जाम में आया सवाल। बेटा सबसे पहले तो आपने निकालना है रेंट एक्सपेंस पर मंथ। ये देखो मैं निकाल रहा हूं, रेंट एक्सपेंस पर मंथ निकाल लेता हूं या पर ईयर निकाल लेता हूं एक साथ? पर ईयर निकाल दूं, डायरेक्ट पर ईयर ही निकाल देता हूं ना। टोटल रेंटल ऊपर लिखो भाई, 60 मंथ्स टोटल लीज टर्म है, जिसमें से 6 महीने तो रेंट आएगा ही नहीं, तो एक्चुअल रेंट आएगा 54 मंथ्स का। एक्चुअल रेंट कितना आएगा? 54 मंथ्स का। तो 54 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना होता है? 5,40,000 का रेंट आएगा। और टोटल लीज टर्म, नीचे पूरी लीज टर्म लिख दो 5 साल। 5 साल लिख दो तो भी सही है, 60 मंथ्स लिख दो तो भी सही है, 5 साल लिख दो तो भी सही है, 60 मंथ्स लिख दो तो भी सही है। तो 540 डिवाइड बाय 5 करो, 1,08,000 आ गया, ये पर ईयर आया, सही है। अब आप एंट्री देखें, एंट्री देखें, यहां देखें, आप यहां बुक करेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 1,08,000। अब देखते रहे भाई, अब मैं आपके सामने पूरा साल ड्रॉ करता हूं, बच्चों की तरह, बच्चों की तरह साल ड्रॉ करूं। देखें, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने ड्रॉ कर दिए। अब बताओ इन 12 महीनों में से पैसे कितने महीने आए होंगे? पहले 6 महीने तो नहीं आए होंगे, पहले 6 महीने कोई पैसा नहीं आया होगा, सही है। आखिरी 6 महीने आए होंगे 10-10 हजार रुपए, हर महीने 10-10 हजार आते ना, तो आखिरी 6 महीने 10-10 हजार रुपए आए होंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 60,000 रुपए का कैश आ गया होगा, 60,000 रुपए का कैश आ गया होगा, हाँ सही। 108 में से 60 आ गया, तो बाकी एक्रूट कितना है? बस ये एंट्री बनाने एग्जाम में आई थी, ये एंट्री बनाने एग्जाम में आई थी, बच्चों की जान निकल गई थी यहाँ, क्योंकि वो लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल साइड बोर्ड एरिया था, अचानक से उठक करके जंप लगा के आ गई, अचानक से जंप लगा के आ गई। चलो कुछ बच्चों ने कर भी लिया था यार, कुछ बच्चों ने कर भी लिया था। अब एक छोटी सी इल्मी बात आपको बतानी है। देखो बेटा, दो लीजेस होती हैं, एक फाइनेंस लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है। एक फाइनेंस लीज होती है और एक ऑपरेटिंग लीज होती है। कई बार क्या होता है बेटा, ये एक बड़ा मसला है, अकाउंटेंट जानबूझ के फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करना चाहता है। हर अकाउंटेंट की दिल की ये तमन्ना होती है कि मैं फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर दूं। क्यों? फाइनेंस लीज एक लोन वाली अकाउंटिंग है। फाइनेंस लीज में आपको ये एंट्री बनानी पड़ती है ना, याद है? ये देखो, ये एंट्री बनानी पड़ती है फाइनेंस लीज में,
ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट याद है? तो जब फाइनेंस लीज की आप अकाउंटिंग करते हो, आप अपने अपनी बुक्स में लोन बुक करते हो, कर्जा बुक करते हो, तो आपकी बैलेंस शीट कर्जे में डूबी हुई नजर आती है। आप कर्जे में डूबे हुए नजर आते हो, जबकि ऑपरेटिंग लीज में ना कोई लोन बुक ही नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज में कोई लोन बुक ही नहीं होता। तो दुनिया का हर अकाउंटेंट की दिल की तमन्ना, डायरेक्टर की दिल की तमन्ना यही होती है कि किसी तरह फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर दें, ताकि लोन से पाक बैलेंस शीट नजर आए। और जब लोन से पाक बैलेंस शीट नजर आए तो गेयरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। तो टू रिड्यूस गेयरिंग, पहली तमन्ना क्या होती है लोगों की? गेयरिंग कम हो जाएगी, इसलिए ये काम करते हैं, फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज दिखाते हैं। इसीलिए लोग फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज दिखाते हैं, ताकि कर्जों में डूबी हुई बैलेंस शीट नजर ना आए। ओके। और एक और दूसरी वजह भी होती है, सुनना आप, ये बड़ा कान लगा के सुनना, ताकि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक रेशियो आपने पढ़ा है बचपन में, वो इंप्रूव हो जाए। बच्चे ने कहा वो कैसे, आइए सिखाता हूँ। देखो, आज हमने यहाँ देखें 1 लाख रुपए की एसेट्स एम्प्लॉय किए अपने बिजनेस में। हमने अपने बिजनेस में 1 लाख के एसेट्स एम्प्लॉय किए, ईमानदारी से रोज निकाल रहा हूँ। और इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। हमने अपनी बिजनेस में 1 लाख के एसेट्स एम्प्लॉय किए और इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वजह से 10,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो अगर मैं रिटर्न निकालूं तो कितना आएगा? 10%। रिटर्न आएगा 10%। रिटर्न आएगा कितना? 10% रिटर्न आएगा। 10% रिटर्न आएगा। हाँ, सही, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें बेईमानी सिखाऊं, बेईमानी कैसे होती है दुनिया में, सुनो। हकीकत में, कान खोलो, हकीकत में मैंने 1 लाख के एसिड यूज किए तब जाके 10,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। हकीकत में मैंने 1 लाख के एसिड्स यूज किए हैं, तब जाके 10,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। लेकिन मैं दुनिया को क्या दिखाऊंगा बताओ? इधर देखो, इधर देखो। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ 80,000 के एसिड यूज किए हैं और ऊपर प्रॉफिट पूरा दिखा दिया। और ऊपर प्रॉफिट पूरा दिखा दिया, यानी अपने एसिड्स की बेस को जानबूझ के कम कर दिया। मैंने अपने एसिड्स की बेस को जानबूझ के क्या कर दिया? कम। तो अब देखो, अब आंसर निकालो। इस बार आंसर आएगा 12.5, इस बार आएगा 12.5% आंसर आएगा। देखा, रोज बढ़ गया ना, क्योंकि अब आप यूं दिखा रहे हो कि हमने इतने कम एसिड से पूरा आउटपुट जनरेट कर दिया, इतने कम एसिड से पूरा आउटपुट जनरेट कर दिया, तो बेटा आपका आपका रोज शूट हो जाएगा ना। तो अब देखें, इसका मतलब कोई भी इदारा अपने एसिड्स की बेस को कम कर दे, कोई भी इदारा अपने एसिड्स की बेस को कम करे, तो उसका रोज एकदम शूट हो जाएगा। उसका रोज एकदम क्या हो जाएगा? शूट हो जाएगा। नहीं समझे? तो अब जरा सोचो, फाइनेंस लीज में आपको ये आरओयू बुक करना पड़ता है। ये देखो, आरओयू डेबिट करते हो, तो जब आप आरओयू डेबिट करते हो तो आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं। जब आप आरओयू डेबिट करते हो तो आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं, तो आपका रोज गिर नहीं जाएगा? आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिर जाएगा ना। तभी डायरेक्टर्स जानबूझ के फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो एसेट रिकॉर्ड ही ना हो, ताकि वो आरओयू के नाम से एसेट रिकॉर्ड ही ना हो। तो ऑटोमेटिकली एसिड की बेस कम हो जाए, और जब एसिड्स की बेस कम होगी तो रोज शूट हो जाएगा। तो ये दो रीजन है, थ्योरी में कभी पूछ सकता है, बड़ी मजे की इल्मी बातें हैं। वाई अकाउंटेंट डेलिबरेटली यानी जानबूझ के विशेस टू रिकॉर्ड फाइनेंस लीज एज ऑपरेटिंग लीज, दीज आर द रीजंस, दीज आर द रीजंस, इन रीजंस की वजह से, इन रीजंस की वजह से ये हरकतें करते हैं, टू रिड्यूस गियरिंग एंड टू इम्प्रूव रोस। ओके। अब अभी भी आईएएस वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी कुछ इसके क्वेश्चंस कल कराऊंगा आप लोगों, और कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। मैं कुछ आपको असाइनमेंट भी सेंड करता हूँ। अपनी कैप्लन की किट आप लोग खरीद ली होगी आप लोगों ने अभी तक, तो कैप्लन की किट में भी क्वेश्चन नंबर 77 या इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, वहां से इसके सवाल शुरू हो रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 77 से लेके समझ लो एमसीक्यू नंबर 87 तक आप देखेंगे तो वो सारे लीजेस के सवाल आते हैं, वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मैं कुछ बीपीपी के किट वाले सवाल भी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, वो भी आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो करें, ठीक है। बीपीपी की किट वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को भेजता हूँ। वैसे ये स्लाइड्स भी मैं भेजूंगा, तो इसको भी बीच में स्क्रॉल डाउन करोगे तो बीच में आपको ये देखो, ये एमसीक्यूज नजर आएंगे, ये देखें, ये रहे, ये रहे, ये एक एमसीक्यू, ये सारे नजर आएंगे, ये कर लें आप लोग, ये नजर आएगा, ये ट्राई कर लो, सही है। तो ये मैं आपको भेजता हूँ, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।